वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर आई आपने बुक्स में अक्सर देखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर बच्चे वेंट ऑफ फैक्टर को देखते हैं, क्योंकि जब भी वेंट ऑफ फैक्टर का न्यूमेरिकल या वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को किन चीजों में दिक्कत होती है कि आई निकालने के लिए ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, कैलकुलेटेड कौन सी है, नॉर्मल मोलर मास कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है, आई कब लगाया जाए और आई कब नहीं लगाया जाए। ये सारी प्रॉब्लम यानी इन सारी बातों को मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आप बस उस तरीके से देखिए जिस तरीके से मैं इस प्रोसेस को दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर में प्योर वाटर लिया है। वाटर के एग्जांपल से इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी आपको याद है, इमेजिन करना भी आपके लिए पानी को थोड़ा आसान होता है। तो अगर मैं प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर ये बॉइल होता है, सिंपल सी बात है। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूल बॉईल होने लगते हैं, मतलब अंदर से बाहर से हर ओर से वाटर गैस में बदलने लगता है। ये वाटर गैस में बदलने लगा। लेकिन जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, तो अगर मैं कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूं वाटर में, जैसे ये ब्लू वाले पार्टिकल, यूरिया के मॉलिक्यूल थोड़े बड़े होते हैं वाटर के कंपेयर में, काफी मॉलिक्यूल, मोस्टली मतलब इन ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है जो वाटर मॉलिक्यूल से साइज में काफी बड़े हैं। ऐसे यूरिया के मॉलिक्यूल भी साइज में काफी बड़े हैं। एक बात ध्यान देने की है कि मैंने 60 ग्राम यूरिया डाला है अंदर, 60 ग्राम यूरिया। तो 60 ग्राम यूरिया डालने का मतलब समझते हैं कि चलिए मैं यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूं। n कितने n है? 2 n, तो n मल्टीप्लाई 2, h मल्टीप्लाई 4 और c एक ही है, O भी एक ही है। अब मैं इनके एटॉमिक मास डालता हूं इसमें, n का 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 2 4 1 एंड 1, टोटल करने पर आएगा 60 ग्राम। जैसे 28 एंड 4 32 एंड 12 44 एंड 16 ग्राम। तो 16 ग्राम अगर इसे ऐड करने पर, यानी एटॉमिक मासेस डालकर ऐड करने पर ये वैल्यू 60 आती है, 60। तो पीछे ग्राम लगाया हुआ है मैंने, यू भी लगाते हैं, यू लगाओगे तो एक मॉलिक्यूल आएगा और जी लगाओगे तो एक मोल मॉलिक्यूल आएंगे। तो मतलब 60 ग्राम यूरिया में मैंने का मतलब है कि एक मोल यूरिया लिया है, 1 मोल मॉलिक्यूल है मेरे पास यूरिया के। तो ये पहले कंडीशन समझते हैं, मतलब मेरे पास पानी है जिसका मास भी मैं लिख देता हूं 1 kg। क्या ये इंपॉर्टेंट बात है? अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं मास लिख रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है? इन दोनों चीजों को देख लीजिए। 1 किलो वाटर में 1 मोल मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट खुद तो वेपर में बदलते नहीं है और नीचे से वेपर में बदलने वाले पार्टिकल के लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं। देख रहे हैं ना, अब ये वेपर में अगर बदलना चाहे तो ये पार्टिकल बीच में आते हैं। तो ओवरऑल मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 से 100.52। बहुत छोटा सा चेंज है, चेंज बेशक मैथ के हिसाब से छोटा है लेकिन वैल्यू पर असर काफी पड़ेगा इससे, मतलब प्रोसेस पर। ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो मतलब कितने का चेंज हो गया बॉइलिंग पॉइंट में? डेल्टा टीबी होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी कितना आया? 0
0.52 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लोगे तो भी इतने डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना। अब इसमें 273 मत ऐड कर देना, वो तो इनमें ऐड करना था, इसमें 273 इसमें 273, तो दोनों का डिफरेंस तो फिर भी 0.52 केल्विन ही आएगा ना, कभी इसमें 273 ऐड करने लग जाओ। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है और किस चीज को निकालने में एग्जैक्टली। अगर मान के चलिए आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले पढ़े हैं, उसके अलावा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको वेंट ऑफ फैक्टर ही समझा रहा हूं। देखिए, जब डेल्टा टीबी, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ऐसे पढ़ी होगी केबी मल्टीप्लाई है, जैसा आप इसे देखना चाहें। तो केबी का ये पहले मैं इसे लिख दूं मोलैलिटी, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। पहले मैं केबी समझा दूं एक बार। देखो, केबी सारे सॉल्वेंट्स का अलग अलग होता है। केबी एक कांस्टेंट है, पहली बात तो इसका नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो केबी अलग अलग सॉल्यूशंस का अलग अलग होता है, सबका एक नहीं होता है। तो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, वाटर सॉल्वेंट पर डिपेंड, ब्लू वाले पार्टिकल्स पर नहीं, केबी की वैल्यू ब्लैक वाले यानी सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर। तो यहां लिख दूं मैं सॉल्वेंट के लिए। अभी सॉल्वेंट क्या है मेरा? वाटर। तो टेबल है एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई है, और उस टेबल में लिखा है कि जो केबी होता है ना, सॉल्वेंट यहां पर कौन है? वाटर है, तो मैं यहां वाटर भी लिख देता हूं वाटर के लिए। तो अगर, क्योंकि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से बताई गई है, तो जो वाटर है ना उसके लिए वैल्यू ये होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस वैल्यू के मीनिंग पर ध्यान देना पहले। इस वैल्यू का मतलब है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा? 0.52 केल्विन। इतना, इसे हटा दीजिए पीछे, इतनी वैल्यू का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा। कितना? 0.52 केल्विन। जब अब मैं यहां लिखता हूं, एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्या लिया है मैंने? एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मैंने एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है। तो एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे यहां देखिए कितना सोल्यूट लिया है मैंने? एक मोल। तो एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आपने 1 kg वाटर में डाला, 1 kg ऑफ वाटर, ये मतलब है मीनिंग इस इक्वेशन का। 1 किलो पानी में अगर 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना पानी का। पानी में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे यहां हुआ। कितना डाला? 1 मोल। कितने में डाला? 1 किलो में। तो ये वैल्यू आएगी, तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब 1 किलो पानी में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। 2 मोल डालोगे तो डबल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई में मोलैलिटी में जो ये केबी है ना, ये केबी ही बता देता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा। लेकिन वो तब बताता है जब मुझे पता हो कि मैंने 1 किलो पानी लिया है और 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा है कि इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो मैं इस वैल्यू का इस्तेमाल वेंट ऑफ फैक्टर्स के केस में कैसे करूंगा? देखिए, अब मैं सोल्यूट का मोलर मास निकालने वाला हूं। मोलर मास, हालांकि ऊपर ये मोलर मास लिखा है, लेकिन मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा इस फॉर्मूले से। चलिए मुझे एक बार करने दीजिए। जैसे मैंने लिखा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई स्मॉल एम, यानी मोलैरिटी। अब स्मॉल एम कैसे निकलता है? स्मॉल एम के लिए चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय, यहां ऐसे लिख देता हूं मैं W2 यानी कि W2 डिवाइड बाय M2। तो W2 क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं इसे यहां मेंशन करता हूं, W2 है मास ऑफ सोल्यूट।
और M2 क्या है? M2 है मास ऑफ मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया ही है ना यहाँ सोल्यूट, तो ये यूरिया का मास और ये यूरिया का मोलर मास, तो यूरिया के मोल निकल जाएंगे, मास अपॉन में मोलर मास। अब यूरिया के मोल्स को डिवाइड करना है W1 से, मतलब मास ऑफ वाटर से, तो ये मैंने लिखा मास ऑफ वाटर, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? मोलैरिटी का, मास ऑफ वाटर। तो मतलब ये टोटल हो गया मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मैं मोलर मास को इधर ले आता हूं M2, जैसा आप इक्वेशन को चेंज करना चाहें। ये मैंने M2 यहां ले लिया, M2 तो ये डेल्टा टीबी के बराबर है ना, तो M2 अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी केबी मल्टीप्लाई W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी और W1। तो इस इक्वेशन से मोलर मास निकालूंगा मैं यूरिया का। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल वेंट ऑफ फैक्टर पे लेकर चलूंगा कि कैसे वेंट ऑफ फैक्टर किस जगह पर काम आता है और क्या परेशानी है वेंट ऑफ फैक्टर्स निकालने में। तो मैं मोलर मास पर लेकर चलता हूं तुम्हें, और मैं केवी डालता हूं। केवी है पानी का 0.52, ये तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। अगर वो वाटर के ऊपर है, अगर वहां सॉल्वेंट वाटर है, तो मुझे यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एक बार आप नजर डाल लीजिए, ये केवी है वाटर का, तो ये तो खुद नहीं लिखना होता है, केवी दिया होता है ना न्यूमेरिकल्स में। W2 है मास ऑफ सोल्यूट, तो मास सोल्यूट का कितना है 60 ग्राम, ये सोल्यूट है ना, तो ये मैंने लिखा 60 ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी। पहले W1 लिखते हैं, W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट 1 केजी, पानी तो 1 किलो ही है, 1 केजी ऑफ वाटर, 1 केजी ऑफ वाटर। अब सवाल है कि मैंने डेल्टा टीबी कैसे पता किया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो ना एक्सपेरिमेंट से पता किया मैंने। पहले 100 डिग्री था और अब ये बॉईल हो रहा है 100.52 पर, तो मैंने लिख दी वैल्यू 0.52 केल्विन। अब देखिए यहां एक सिंपल सा लॉजिक मैंने क्या लगाया है, बहुत ही सिंपल है, बच्चे अक्सर उसे देखते नहीं है ध्यान से, कि जब कांस्टेंट ही बता रहा है कि 1 किलो पानी में 1 मोल सोल्यूट डालने से इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब मैंने 1 किलो पानी में 1 मोल ही तो डाला है, तो मुझसे पूछ रहा है कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मुझे कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से यही वैल्यू होगी, क्योंकि कांस्टेंट लिया ही ऐसा है, मैंने 1 किलो पानी में 1 मोल डाला है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो मुझे पता है इतना ही बढ़ने वाला है बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी। अब मैं इससे इसे काट देता हूं, इससे इसे, और ये आ गया आपका केजी से केजी गया, ये बचा आपका 60 ग्राम, तो मोलर मास आया 60 ग्राम। क्या सही आया? ये कैसे पता चलेगा सही आएगा? ऐसे निकाल के देखिए ना, ऐसे सही आया। तो अगर मैं कोई और भी सिचुएशन लेता, जैसे मैं 2 किलो पानी लेता, कुछ और मास लेता, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, मोलर मास हमेशा 60 ही आता। अगर मैं यहां 120 ग्राम ले लेता, 120 ग्राम लेता, यानी मैंने यहां 120 ग्राम यूरिया डाला होता, तो 2 मोल आ जाता यूरिया, तो 2 मोल आ जाता ना, तो ये वैल्यू फिर डबल हो जाती है, डबल बढ़ता बॉइलिंग पॉइंट 2 मोल से, और वो अपने आप डिवाइड होकर फिर मोलर मास 60 ही आता। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको मोलैरिटी लिखनी है, मोलर मास सही आएगा। तो फिर क्या जरूरत है वेंट ऑफ फैक्टर की? कई इक्वेशंस में यहां आई क्यों लगा हुआ है? वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो सोल्यूट था ना, ये यूरिया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये पानी में जाकर टूटता नहीं है, अलग अलग पार्ट्स नहीं हो जाते इसका, टूटते कौन है? जैसे NaCl है, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। जैसे इथेनॉइक एसिड है, एसीटेट आयन यानी CH3COO अलग हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा। ये मैंने ऐसा सोल्यूट लिया था जो टूटता नहीं है, मुझे पता है 60 ग्राम में 1 मोल ही निकलेगा। अब 1 मोल इसके अंदर मैंने डाला और मोलर मास सही आया। तो मतलब मोलर मास तब सही आएगा जब आपने ऐसा सोल्यूट लिया हो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जो टूटता ना हो। तो ये इक्वेशन मतलब तभी सही काम करेगी, वरना तो ये अंट संट वैल्यू देगी।
टूटने पर क्या होगा, यहां वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। ये मैंने आपको समझाया कि कहां वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो यहां वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत नहीं है, और अब वेंट ऑफ फैक्टर आने वाला है अगले केस में। अब मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेने वाला हूं जो ब्रेक होगा, टूटेगा, और मैं बताऊंगा कि क्यों उसमें मोलर मास सही नहीं आ रहा है, और आई लगाने से मोलर मास कैसे सही आएगा। तो देखिए, अब उस केस पर चलते हैं जिसमें जो सोल्यूट मैं ऐड करूंगा वाटर में वो एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऐसा सोल्यूट होगा जिसके 1 मोल अंदर डालने से अंदर जाकर वो 1 मोल पार्टिकल 1 मोल नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। कम हो जाएंगे जब वो पार्टिकल जुड़ जाएंगे, और ज्यादा हो जाएंगे जब वो डिसोसिएट हो जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल NaCl अगर मैं पानी में डालूं तो पानी में NaCl 2 पार्ट्स में टूट जाता है, Na अलग और Cl अलग। तो अगर Na और Cl अलग हो जाते हैं तो 1 मोल टूटकर कितने पार्टिकल बनाएगा, 2। तो तुम्हारे हिसाब से तुमने 1 मोल डाला है, मगर पानी बताएगा कि अंदर कितने पार्टिकल आए हैं, 2। फर्क नहीं बता पाएगा कि अंदर वाले पार्टिकल कौन से हैं, ऊपर वाले कौन से हैं। बस इतना बताएगा कि आपने जो ये 58.5 ग्राम डाला है ना, इसमें 1 मोल नहीं बल्कि कितने पार्टिकल आए, 2 मोल। वो तो हम जानते हैं कि पार्टिकल तो 1 मोल ही है, वो एक्चुअली में डिवाइड होकर कितने हो गए हैं, 2 मोल। तो इस केस में आई वेंट ऑफ फैक्टर कहां से आता है और क्यों लगाया जाता है, ताकि मोलर मास सही निकाला जा सके। देखिए, फिर से मैं उसी इक्वेशन पर चलता हूं। ये मैं किसका एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट का। अब मैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई मोलैरिटी, इस फॉर्मूले को जानता हूं। ये पानी का केबी है। इसका मतलब है कि 1 मोल अगर मैंने सोल्यूट डाला तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मैंने अभी तो 1 मोल ही डाला है, मगर वो अंदर जाकर 2 मोल हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट डबल बढ़ेगा। तो डबल बढ़ेगा, तो अगर आप इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लें, मान के चलिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वैल्यू सच है और रियलिटी में ठीक वैल्यू लिखी है। पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब हो गया 100.04। क्या डालने के बाद, ये पार्टिकल्स। तो चेंज कितना आया बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया 1.04 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। अगर ये वैल्यू डेल्टा टीबी की है तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई स्मॉल एम, और डेल्टा टीबी मैंने स्मॉल एम को खोल दिया, मास ऑफ सोल्यूट, यहां सोल्यूट के तौर पर NaCl है, यहां मोलर मास है NaCl का, वो ऐसे निकलेगा Na प्लस Cl। तो ये तो W2 तो हो गया मास, और ये मोलर मास। W1 हो गया मास ऑफ वाटर। केबी आप जानते हैं कांस्टेंट है, और ये है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। M2 मैं ऊपर ले जाता हूं, डेल्टा टीबी नीचे, तो इक्वेशन ऐसी हो गई। अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू डालता हूं, जैसे 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। W2 है मास सोल्यूट का 58.5 ग्राम। कितना NaCl डाला है मैंने, 58.5 ग्राम NaCl डाला है, डिवाइड बाय चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये रहा 1.04 केल्विन। 1.0। ये सोच रहे हो कि ये कैसे पता चला, ये तो बेटा कांस्टेंट है, वाटर में के लिए रूप में लिखा है, और इसका मतलब मैं बार बार समझा रहा हूं। ये कैसे पता चला, ये मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चला। एक्सपेरिमेंट से ही पता चला, थ्योरेटिकली नहीं चलेगा। चल तो रहा है, जब तुम 1 मोल सोल्यूट डालते हो तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है पानी का, 2 मोल डालोगे तो डबल हो जाएगा। कौन सा सोल्यूट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल से फर्क पड़ेगा। 1 मोल के लिए ये है, 2 मोल के लिए मैंने डबल कर दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। W1 1 kg वही। अब मैं अगर मोलर मास निकालूंगा ना बेटा, तो देखना, ये 2, इसे डिवाइड किया मैंने 0.52 से, इसे डिवाइड किया, तो मोलर मास आया 29.5 ग्राम, 29.25 ग्राम। कैलकुलेट करना आप अच्छे से,
क्या ये वैल्यू सही है? ग्राम पर मोल लगा लीजिए, मोलर मास की यूनिट होती है। क्या ये वैल्यू सही है? मोलर मास हम जानते हैं NaCl का 58.5 है, तो क्या ये इक्वेशन सही वैल्यू दे रही है? आंसर है नहीं। क्यों हुआ ऐसा? अब जरा सोचिए। क्योंकि एक्चुअली मैं ये वैल्यू ही बता रही है, ये वैल्यू ही अगर मैं देखूं और थोड़ा सा माइंड लगाऊं तो ये वैल्यू ही बता रही है कि 58.5 ग्राम में 1 मोल पार्टिकल नहीं आए हैं, बल्कि 2 मोल आए हैं। क्योंकि इतना बॉइलिंग पॉइंट तब बढ़ता है जब, या चलिए ऐसा करते हैं, जैसे सामने एक आदमी है, वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सब कुछ बताएगा, मैं उसे एक 58.5 ग्राम NaCl देता हूं और मैं उससे पूछता हूं बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। उसने कहा 1.04 केल्विन। अब इस वैल्यू को देखकर ही आप बताइए कि 1.04 केल्विन कब बढ़ता है? जब वोलेटाइल, जब सोल्यूट 2 मोल हो। तो 58.5 ग्राम में कितने मोल आ गए NaCl के? 2 मोल। तो 1 मोल का मास क्या हो गया? 29.25। तो फॉर्मूला अपने हिसाब से सब सही कर रहा है, मगर हमारे अकॉर्डिंग मोलर मास ये नहीं आना चाहिए। मोलर मास आना चाहिए था 58.5। तो मैं कैसे अब इस इक्वेशन को ठीक करूं कि ये मोलर मास अब भी सही दे? देखिए, अगर मुझे ये पता होता, अगर मुझे ये पता होता कि यही लिखते हैं, चलिए, हैं, अगर मुझे ये पता होता कि मोलर मास या NaCl टूटता है और डबल हो जाता है टूटकर, इसलिए मोलर मास आधा आ जाता है, तो मैं यहां I लगाता, I या 2, मैं यहां 2 से पहले ही क्या कर लेता? मल्टीप्लाई। यहां करते हैं शुरुआत से। जैसे मैंने NaCl के लिए क्वेश्चन करना है ना, तो मैंने यहां 2 लिख लिया। 2 पर ध्यान देते रहना। ये 2 मैंने यहां लिख लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ये 2 नीचे आ गया यहां, और ये 2 फाइनली यहां आ गया। तो अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता 2, तो मोलर मास सही आता, क्योंकि ये टूटकर डबल हो जाता है, इसलिए मैंने 2 लिखा है। यही जो चीज है ना बेटा, ये I है, ये I लगाया जाता है मोलर मास सही करने के लिए। I बड़े आसानी से मैंने पता कर लिया। जैसे मेरे पास क्वेश्चन था NaCl का, मैंने पहले ही सोच लिया था ये टूटेगा अंदर जाकर, क्योंकि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है और Na और Cl 2 पार्ट्स में टूटेगा। कैसे पता चलेगा कौन नहीं टूटेगा और कैसे पता चलेगा कौन टूटेगा, मैं भी लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि कुछ एग्जाम्पल याद करेंगे जो टूटते हैं, जो नहीं टूटते हैं, जनरली जो आते हैं। तो मैंने देखकर पता कर लिया कि ये तो टूटेगा, या क्वेश्चन में लिखा ही होता है कभी कभार तो कि डिसोसिएट हो जाएगा, डबल टूटेगा। मुझे पता है NaCl पूरी तरीके से टूटता है, तो ये डबल हो जाएगा। तो मैंने यहां 2 लगा लिया पहले ही, तो ये I ने इस इक्वेशन को फिर से काम का बना दिया। अब इससे मोलर मास 58.50 ही आएगा। अब मैं यही बताने वाला हूं कि I के फॉर्मूले लिखे हैं NCERT में I निकालने के लिए। क्यों लिखे हैं, कैसे काम करते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, और मैं I किस किस तरीके से निकाल सकता हूं। मैं ये होप है मुझे कि आपने ये I क्यों लगाया जाता है ये बात समझी होगी, वरना 1-2 बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, आपको कंफर्म ये समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या समझाना चाहता हूं। तो ये I डबल आ गया, मतलब I मैंने इस पे लगाया, तो I निकालने के लिए अब मैं आगे फॉर्मूले बताऊंगा, ध्यान से देखिए। चलिए I के फॉर्मूलों पर बात करते हैं। तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं, ये फिगर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, तो ये मैं यहां से हटा देता हूं। तो देखिए, मुझे
अब हम आई के फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं कि आई कैसे कैसे निकाला जाए। आई कैसे कैसे निकाला जाए, इसका मतलब ये समझिए कि जो फॉर्मूले लिखे हैं ना एनसीईआरटी में, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि वो फॉर्मूले किस तरह काम करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आई, मैंने लिखा आई, और देखिए ये दो कब कब आएगा। अगर मैं ये जानता हूं कि 58.5 ग्राम मेरा नॉर्मल मोलर मास है, ये तो मुझे पता ही है। कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूले से ऐसे निकलेगा, Na और Cl ऐसे जोड़कर, तो ये मैं निकाल लूंगा। अब ये मेरा एबनॉर्मल मोलर मास है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसी टाइम में आपको ज्यादा समझा पाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ बातें बता देता हूं। ये एबनॉर्मल मोलर मास, ये नॉर्मल लिख दूं मैं यहां पर, चलो बाद में लिखेंगे। ये जो एबनॉर्मल मोलर मास है ना बेटा, ये या तो गिवन है, मान के चलिए ये गिवन है मेरे को कि एबनॉर्मल मोलर मास, या मैं कैलकुलेट करूंगा, गिवन और कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए मैं अभी बताता हूं आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने मोलर मास लिखा, अरे ये तो रहा, अभी तो मैंने कैलकुलेट किया, जब मैंने 2 नहीं लगाया था तो मोलर मास जो मैंने निकाला था वो कैलकुलेटेड तो निकाला था। अब ये कितना आ रहा था, 29.25 ग्राम। तो आई कैसे निकलता है, तो अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, तो मतलब आई के लिए ऊपर नॉर्मल मोलर मास और नीचे एबनॉर्मल मोलर मास। तो अभी आप इस टेंशन को दूर कीजिए कि हम इसे अभी आप बस ये देखिए कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो जैसे मान कर चलते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, मान लो अगर मुझे ये दोनों चीजें पता लग जाए तो मेरे को आई पता लग जाएगा, और फिर मैं इस आई को यहां लगा सकता हूं आगे, और जब मैं आई यहां लगा लूंगा तो मेरा आंसर सही आएगा। मोलर मास निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो इस इक्वेशन से, तो मैं ये आई अब इस तरीके से फॉर्मूले में आगे रख देने वाला हूं। आई, ये लीजिए, ये आई मैंने निकाल कर यहां लिख दिया, KB मल्टीप्लाई स्मॉल m। अब ये मेरी पूरी इक्वेशन बिल्कुल ठीक से काम करेगी अगर मुझे इसे NaCl के लिए यूज करना है। एक फॉर्मूला और है, I इक्वल्स टू, अगर मुझे ये पता हो कि ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ऑब्जर्व एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व एलिवेशन या ऑब्जर्व डेल्टा टीवी लिखिए, ऑब्जर्व डेल्टा टीवी, और नीचे मैं निकालूंगा कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी। अब ऑब्जर्व डेल्टा टीवी कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से। क्या ये मुझे पता होगा, एक्सपेरिमेंट से, तो ये मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा, ये मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट नहीं, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है। अब कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी, ये मैं कैलकुलेट करूंगा। अब मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखना, मैं एक डेल्टा टीवी निकालता हूं जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं, जिसमें मैं आई वाई कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा KB मल्टीप्लाई W2 डिवाइड बाय M2। देखना कुछ भी हमें अलग नहीं करना पड़ेगा। KB मैंने वही लिखा पानी का 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। W2 कितना मान डाला था आपने, 58.5 ग्राम अभी के हिसाब से। मोलर मास, अगर मैं मोलर मास लिखूंगा तो मैं गलत क्यों लिखूंगा, मैं अगर मोलर मास लिखूंगा तो फॉर्मूला जोड़ के लिखूंगा ना, तो मैं मोलर मास लिखूंगा 58.5 ग्राम पर मोल। वो तो मैंने वैल्यू ऐसे ली है कि ये सिमिलर आते हैं, वरना तो ये किसी भी केस में हो, कुछ भी हो चलेगा। W1 1 kg वाटर में जो डाला है मैंने। तो अब जो मेरा मोलर मास डेल्टा टीवी आएगा, वो जो डेल्टा टीवी मैं निकाल रहा हूं, चलिए इसे निकालते हैं। ये इससे मैं इसे डिवाइड करूंगा, 1 तो हट ही जाएगा, तो ये 0.52 आएगा। देखा आपने 0.52। तो ऑब्जर्व डेल्टा टीवी की वैल्यू थी
यहां लिखते हैं हम इसे, यहां लिखते हैं, चलो नीचे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ऑब्जर्व डेल्टा टीपी की वैल्यू थी आई निकालने के लिए। ऑब्जर्व डेल्टा टीपी है हमारा 1.04 केल्विन, ये हमें एक्सपेरिमेंट ने बताया और ये मैंने कैलकुलेट किया। अब मैं इसे भी डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। तो या तो मेरे पे ये दोनों चीजें मैं पता कर लूं या ये दोनों, तो मुझे आई पता लगने लग जाएगा और मैं फिर इस आई को यहां रखूंगा, तब मैं इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी इक्वेशन गलत नहीं आएगी। यहां एक बात समझ में। तो ये 2 फॉर्म है, पहले तो याद कर लीजिए, मैं बताता हूं फिर से। देखो नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ये लिखा है जैसे Na+Cl से निकलेगा। एबनॉर्मल मोलर मास गिवन होगा, ये अभी आप मानकर चलिए गिवन होगा, ये लिखा होगा, ठीक है जी। अब नीचे आ जाइए, ऑब्जर्व डेल्टा टीवी एक्सपेरिमेंट से गिवन होगा, कैलकुलेटेड खुद कैलकुलेट करना है, ऐसे जैसे मैंने खुद कैलकुलेट किया ना, खुद कैलकुलेट करना है बिना आई लगाए। आई नहीं लगा देना है आगे, बिना आई, आई तो निकाल ही रहे हैं, बिना आई लगाए, बिना आई लगाए, ठीक है जी। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसमें अल्फा भी इस्तेमाल होता है। अल्फा, आई के साथ अल्फा इस्तेमाल होता है। अल्फा किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, बिना समझे टॉपिक में आगे नहीं बढ़ना है। अल्फा किन कंडीशंस में इस्तेमाल होता है और क्या NaCl में भी अल्फा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है या नहीं, मैं ये अभी आपको क्लियर किए देता हूं। अब चलते हैं अल्फा वाले केस पर। मैं यहां लिख देता हूं केस ऑफ अल्फा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी आप सोचे कि ये केस ऑफ अल्फा कोई एक्स्ट्रा चीज है, फंस जाएंगे आप न्यूमेरिकल्स में। केस ऑफ अल्फा, अल्फा क्या चीज है अभी हम बताएंगे, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। देखो आई इक्वल्स टू होता है, एक तीसरा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला आई निकालने का, वो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, शुरुआत में कितने मोल लिए गए थे, हैं, और मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि हम डिसोसिएशन वाला केस पढ़ रहे हैं ना, एसोसिएशन भी होता है, ये तो मैं सिर्फ डिसोसिएशन पढ़ा रहा हूं, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। तो चलिए NaCl के लिए बात करते हैं। NaCl के कितने मोल लिए थे मैंने, 1 मोल, एक ही मोल तो लिए थे, 1 मोल NaCl, मगर वो टूटकर कितने हो गए, 2 मोल। तो आप तो कहेंगे फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको कैसे पता कि टूट के 2 मोल हो गए। अब आप कहेंगे कि NaCl तो टूटता ही 2 पार्ट में, NaOCl 100% टूट गया, ये गारंटी है कि 1 मोल का 100% टूटा है, सारा टूट जाए तो 2 मोल। मैंने तो सुना है कि HCl 95 या 98% टूटता है, इथेनोइक एसिड तो 5% टूटता है, तो यहां गड़बड़ हो गई ना। मगर NaCl के लिए बिल्कुल करेक्ट है कि 1 मोल टूटकर 2 में, क्योंकि NaCl या ऐसे लिख देते हैं कि क्योंकि NaCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। 1 का मतलब समझते हो, पूरा टूट गया, हाफ टूटा, 0.5 टूटा। फ्रैक्शन होता है, मतलब अल्फा होता है फ्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स का जो डिसोसिएट हुए, तो उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो डिसोसिएट हुए, तो अल्फा फ्रैक्शन है उन मॉलिक्यूल्स का जो डिसोसिएट हुए। तो फ्रैक्शन यहां 1 है, मतलब सारे ही डिसोसिएट हो गए। फ्रैक्शन की 100 से मल्टीप्लाई करो ना तो परसेंटेज निकल जाती है, 1 की 100 से करो 100% डिसोसिएट हुए। तो जब व्हेन अल्फा
इज नॉट वन, व्हेन अल्फा इज नॉट वन, जब अल्फा वन ना हो, जब अल्फा वन ना हो तो ये सिंपली ऐसे काम नहीं करेगा। तो कैसे काम करेगा देखिए, सपोज मैं इथेनॉइक एसिड से कर लेता हूं इसे, CH3COOH। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये दो पार्ट्स इसके, एक तो CH3COO माइनस और एक H प्लस। ये एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन, और ये है आपका H प्लस आयन, सभी जानते हैं। ये वैसे दो पार्ट्स में टूटता है। अब अगर मैं इसके 100 मोल लू, 100 मोल, देखते रहना ध्यान से, 100 मोल लू, और अगर ये पूरी तरीके से टूटेगा तो 200 मोल हो जाएंगे। मगर वहीं अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि, लिखा हो, मान लेते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हो कि अल्फा हाफ है, मतलब लिखा है कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यानी कि अल्फा इज हाफ, ऐसे लिखा गया जी। अब मेरे को तो समझ में भी नहीं आया, मैंने देखा है बच्चों को, तो ये भी समझ नहीं आता कि अल्फा का इस्तेमाल कहां करना है, अल्फा आए कहां से, और कुछ निकाल रहे होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि अल्फा आज तक वो क्यों निकाल रहा है। अगर अल्फा हाफ है तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब हो गया कि 100 मोल लिए थे, 100 मोल में से 50 मोल ही डिसोसिएट हुए हैं। 50 मोल किसके डिसोसिएट, CH3COOH के, और बाकी 50 कहां है, वो भी अंदर ही है। 50 मोल अनडिसोसिएट, मगर वो टूटे नहीं है, तो 50 मोल रह गए अनडिसोसिएट। तो अनडिसोसिएट के केस में, अनडिसोसिएट के केस में तो मुझे पता है कि कितनी गिनती है, 50 मोल, मतलब 100 में से 50 तो कंफर्म है कि अंदर हैं, और ये जो 50 टूटे हैं, तो क्योंकि CH3COOH टूटकर डबल हो जाता है, तो डबल हो जाता है, तो 50 मोल टूटकर 100 मोल हो गए, 100 मोल पार्टिकल्स, और ये हो गए 50 मोल्स, और 50 मोल्स पार्टिकल अनडिसोसिएट। अब आप कहेंगे ये तो अलग अलग पार्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टिकल कौन से है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बस इतना देखा जाएगा कि पार्टिकल्स का नंबर क्या है, वो टूटे हुए आयंस हैं या पूरा जुड़ा हुआ CH3COOH। यहां तो ये हो रहा है कि 50 मोल तो बिना ही टूटे बच गया है, और ये 50 मोल इसमें से टूटा था, तो इन दोनों की संख्या 50-50 यानी कि 100 हो गई, तो 100 और 50 150 हो गया। अब इस केस में आई कैसे निकलेगा अगर अल्फा दिया हो, तो वैसे तो बच्चा ऐसे कह देगा कि 100 और 50 टूट के हो गए हैं 150, टूट के हो गए मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 150, और लिए थे 100। मगर हमेशा अल्फा की वैल्यू हाफ नहीं आती है जो डायरेक्ट ऐसे निकाला जा सके। अल्फा का भी 0.9, 0.19, 0.25, 0.33 अलग अलग वैल्यू आ जाती है अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू का कोई वो नहीं है कि क्या अल्फा की वैल्यू वो दे देगा, इसलिए आप सीखिए कि किसी भी तरीके से अगर अल्फा निकालना हो, सपोज कि आई इक्वल्स टू है कितना, कितने मोल हैं टोटल, कितने मोल लिए मैंने टोटल, मैंने लिए हैं 100 मोल। अब मुझे अल्फा दिया है, तो देखो 100 ऊपर लिखते हैं क्या, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने पार्टिकल टोटल आएंगे, 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई हाफ, मतलब 100 में से 100 थे ना, 100 में से 50, 100 में से 50, 100 माइनस 100 अल्फा, 100 में से 50 डिसोसिएट नहीं हुए, 100 में से कितने, 50 डिसोसिएट नहीं हुए, तो ये 100 और ये टोटल 50, तो ये टोटल हो गया मोल्स, ये हो गए अनडिसोसिएट, ये हो गए अनडिसोसिएट। अब डिसोसिएट कितने हुए, प्लस वो भी जोड़ो, कितने डिसोसिएट हुए हैं, 100 में से अल्फा हाफ यानी 50 डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है ना। तो 100 अगर मैं ऐसे लिखूं 100
माइनस 100 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस 100 मल्टीप्लाई अल्फा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, 100, इसे टोटल को कैलकुलेट करो मन में, 100 माइनस 100 अल्फा, यानी 100 में से 50 डिसोसिएट हुए, तो ये पूरा क्या है, जो डिसोसिएट नहीं हुए, जो डिसोसिएट नहीं हुए वो भी 50 आ गए, तो 50 तो अनडिसोसिएट हो गए टोटल, और 100 अल्फा, 50 क्या हुए डिसोसिएट, 100 अल्फा। अब 50 जो डिसोसिएट हुए हैं वो डबल हो गए 100, तो 100 और 50, यानी ये टोटल वैल्यू, इसे 1 मिनट के लिए अलग कर देते हैं, ये टोटल वैल्यू तो हो गई 50 अनडिसोसिएट, 50 अनडिसोसिएट, डिसोसिएट, और ये टोटल वैल्यू हो गई कितनी, 100 मल्टीप्लाई 2, यानी 100 डिसोसिएट, डिसोसिएट होकर 100 हो गए, तो टोटल 100 में से 150 हो गए, 100 लिए थे और टूटकर हो गए 150। तो अब इसे 1 मिनट के लिए अलग हटाकर यहां ये कि अगर मैं अल्फा, हाफ की जगह अल्फा लिखूं, 100 माइनस 100 अल्फा प्लस 100 अल्फा, अब 100 अल्फा का डबल कर दीजिए डिवाइडेड बाय 100। अब मैं अगर 100 कॉमन ले लूं ऊपर और नीचे से, तो 100 कट जाएगा और हर जगह 1 आ जाएगा, देखा ना, 100 बाहर, 1 बचा, यहां से 100 100, यहां से 100 कॉमन ले लूं तो ये आएगा, इसका मतलब 1, और ये 100 तो 1 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, प्लस ये 100 भी गया, तो ये क्या बचा अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या बचा 1। तो अगर आपको अल्फा दिया हो तो आप डायरेक्ट अल्फा को इस फॉर्मूले में डालिए और आपका आई निकल जाएगा। तो मोल्स कितने लिए हैं उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कितने मोल्स हैं अंदर, क्योंकि जो भी मोल्स आप ऊपर लेंगे वही नीचे लेंगे वही ऊपर आएंगे, और बाद में वो डिवाइड होकर कॉमन लेकर कट जाएगा और वो 1 आएगा। 1 पर ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा 1 ही लीजिए डायरेक्ट, कि जैसे आपको अल्फा दिया हो तो आप कहेंगे 1 लिया था, 1 माइनस अल्फा, ये तो वो हो गए जो अनडिसोसिएट है और ये डिसोसिएट है। तो फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस, अब ये 2, अब मान लो कि कोई मॉलिक्यूल 3 पार्ट्स में टूटता हो तो उसके लिए वैल्यू 3 हो गई, कोई 4 में टूटता हो तो उसके लिए 4 हो गई, तो इसमें हमेशा 2 नहीं आएगा, ये आएगा n। तो n कैसे पता चलेगा, n पता चलेगा ऐसे कि अगर n के 3 केस हो सकते हैं, मेनली 3 से ज्यादा नहीं आएंगे, कि अगर वो 2 पार्ट्स में टूटता है या मॉलिक्यूल 3 पार्ट्स में टूटता है या मॉलिक्यूल 4 पार्ट्स में टूटता है, A प्लस बी प्लस प्लस सी माइनस, या A प्लस बी माइनस सी माइनस, तो या तो अल्फा 2 होगा या यानी n या 3 होगा या ये 4 होगा, तो ये अल्फा का केस है। तो ये अल्फा का फॉर्मूला आप ध्यान से समझिए, आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें अल्फा इतना क्लियर कट समझाया गया हो, ठीक है जी। अब इसके बाद कुछ रहता है, हाँ जी, अल्फा का केसी से रिलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इसको समझना जरूरी है? तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करके देखिए एक बार, आपको पता लग जाएगा कि इसको समझना जरूरी है कि नहीं। अल्फा और केसी में क्या रिलेशन है, उसके बाद हम चलेंगे एसोसिएशन के केस में, जिसमें मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, उनमें आपको बड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि मुझे उसमें एक ही फॉर्मूला समझाना पड़ेगा, बाकी सब सिमिलर रहेगा कि ये अल्फा उस केस में कैसे निकाला जाता है जिसमें एसोसिएशन होता है। अब केस ऑफ एसोसिएशन पर चलते हैं। कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो टूट के, मैंने 1 मोल डाला तो वो टूट के 2 या 3 मोल नहीं होने वाला है, बल्कि वो जुड़ जाएंगे और मोल कम हो जाएगा। मतलब मैंने 100 पार्टिकल डाले तो वो जुड़ जुड़ के 50 रह गए, मतलब 100 के 100 जुड़ गए और 50 रह गए। तो ये एसोसिएशन है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स जितने डाले जाते हैं नीचे सोल्यूशन पानी में जाकर यानी सॉल्वेंट में जाकर वो मोल्स उतने नहीं रहते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 2 दिखाते हैं, C6H5COOH, 2 बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल,
तो बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये 2, अगर मैंने ये 2 लिए है ना, तो 2 लगा देते हैं यहां, जैसे हम केमिस्ट्री में लिखते हैं 266H5COOH, ये एक हो गया पूरा, ये एक हो गया डाइमर, ये डाइमर बोलते हैं इसे। ये एक ही मॉलिक्यूल है, 2 से मिलकर बना है। ये 2 थे तो 2 मिलकर एक हो गए, यानी जो भी संख्या ली जाएगी वो हाफ हो जाएगी। हाफ तो बेटा एग्जैक्टली तब हो जाएगी जब मुझे पता हो कि जितने मैंने मोल्स लिए हैं 100% ही एसोसिएट हो जाएंगे। तो फिर तो सीधा सा सवाल हो जाएगा, वो देगा 100 मोल, मैं ऊपर लिख दूंगा 50 हो गए टूटकर, यानी 100 लिए थे और जुड़कर 50 हो गए। मगर समस्या तो वही है ना कि जो अल्फा है वो अल्फा 1 नहीं है, मतलब 100% एसोसिएशन नहीं हुआ है। तो अल्फा हमेशा 1 नहीं होता है, हाफ भी होता है, 1/4 होता है, 1/3 होता है, 3/4 होता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 से नीचे, 1 तक वैल्यू, 0 से 1 के बीच। तो अगर मैं मान के चलूं, चलिए इस पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, 100 मोल लिए मैंने C6H5COOH के, इन्हें पानी में डाला मान के चलिए। अब 100 मोल में से 50 मोल्स में तो कोई हरकत नहीं हुई, जैसे डाले थे वैसे ही गए, तो ये तो इस फॉर्म में आ गए, ठीक है। लेकिन 50 जो बचे ये तो हो गए अनएसोसिएट, जो एसोसिएट नहीं हुए, ये तो इसी फॉर्म में है। जो एसोसिएट हो गए वो 50 एसोसिएट हुए हैं, तो ये एसोसिएट होकर आधे हो जाएंगे ना, 2-2 जुड़ जाएंगे, 50 2 जुड़कर 25 रह गए, मतलब तो 25 मोल ये, यानी या ऐसे लिखूं 50 मोल एसोसिएट, 50 मोल क्या हुए एसोसिएट, और 50 मोल एसोसिएट होकर कितने रह गए 25 मोल्स। तो टोटल कितने मोल हो गए 50 और 25 यानी 75। तो निकल गया आई 100 नीचे और ऊपर 75। अरे ऐसे कैसे निकल गया, हमेशा ऐसे थोड़ी वैल्यू 100 दी होगी और इतनी तेज मैथ थोड़ी होगी कि हमेशा ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। तो हाफ था तो 100 का हाफ ऐसे कर दिया आसानी से, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। आई जैसे जो भी मोल दिए हैं वो तो आपको पता ही है, जो भी मोल मैं नीचे लिखूंगा वो ऊपर से कॉमन होकर कट जाएंगे। जैसे 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 मोल दिए हैं और मैं कहता हूं कि 100 में से, अब जो मैं लिखूंगा ध्यान देना इस बॉक्स के अंदर है, 100 में से 100 मल्टीप्लाई अल्फा यानी हाफ ही होता है अल्फा। अरे नहीं पागलों, अल्फा हाफ इसलिए लिया जा रहा है ताकि ये समझ में आए जल्दी, हाफ वाली वैल्यू से कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी अल्फा हो सकता है। 100 लिए थे इतने 50 में 100 मल्टीप्लाई अल्फा यानी 50 एसोसिएट हुए, तो ये क्या हो गया 100 माइनस 50, ये 50 हो गया ना बेटा पूरा। तो ये चलो यहां लिख दो क्या 100 माइनस 50, नहीं यहीं से देखिए 100 माइनस 50, तो ये क्या है, ये वो पार्टिकल है ये वाले जो एसोसिएट नहीं हुए 50, ये तो वो है जो एसोसिएट हुए। टोटल में से एसोसिएट हुए माइनस कर दिए, तो ये कौन से है जो एसोसिएट नहीं हुए, ऐसे ही तो निकल जाएंगे जो एसोसिएट नहीं हुए। और जो एसोसिएट हुए बिल्कुल अभी देखना, वो भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना, टोटल बताना है बिना एसोसिएट हुए और एसोसिएट। मैं कह रहा हूं 100 मल्टीप्लाई अल्फा, तो 50, यही तो है 50 देखो 100 लिए थे, 50 एसोसिएट हुए। अब जो एसोसिएट हुए हैं 50 वो क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे 25। तो क्या अंतर है उसमें डबल कर देते थे इन्हें और इसमें से 1/2 कर दिया है। तो अब मैं अगर कॉमन लूं 100 ऊपर से, तो ऊपर तो 100 की जगह 1 ही बच जाएगा, 1 माइनस और ये अल्फा हाफ और प्लस, अब ये 1 हो जाएगा और ये अल्फा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा बचा ना, इसी हाफ की जगह अल्फा 1, 100 की जगह 1, क्योंकि 100 नीचे वाला ऊपर वाले कट जाएंगे, ऊपर से 100 बाहर ले लूंगा और ये 100 उसे काट देगा, तो अल्फा
ये अल्फा बचा, ये तो 1 हो गया, अल्फा मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाय 1। अब इस बात का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया नीचे वाले का, आई। तो हमेशा जैसे मुझे मान लो अल्फा दिया है और मोल नहीं पता है, तो क्या करूं, कितने लो, कितने भी लिखो 1, टोटल 1 से स्टार्ट करो। 1 लिए थे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 1/2। तो इधर लिखूंगा मैं अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अब ये 2 का बेटा कोई गारंटी नहीं है, अगर ये डाइमर 2 होते हैं जुड़कर, 2 जुड़ते हैं तो ये डाइमर है, 3 जुड़ेंगे तो वो ट्राइमर हो जाएगा, तो 3 जोड़ने पड़ेंगे, तो अल्फा बाय 3 करना पड़ेगा, अल्फा बाय 4। 2 या 3 से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए यहां लिखिए n, यानी ये नंबर आपको इसे देखकर चेंज करना है, वो बता देता है डाइमर। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं बता दूंगा, बस आपको समझ लीजिए कि मेरे लेक्चर को ऐसे ही अपने दिमाग में बसा लेना है कि कब क्या, जैसे मैंने सोचा उस तरीके से। कई बच्चे सोचते हैं कोई इजी वे नहीं है इसका, इजी वे, अरे अगर इजी वे होता तो बेटा मैं जरूर बता देता, अगर इजी वे होता तो मेरे पास जरूर होता और मैं इसे यहां लिख देता। यही एक तरीका है इसे समझने का। अब सवाल है कि किन केसेस में फॉर्मूला देखकर ही यह पता लग जाता है कि आई क्या है। देखिए मेरी कोशिश है कि आई आपको जितना क्लेरिफाई हो सके हो जाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप जरा उन बच्चों को पकड़िए जो पहले इवेंट ऑफ फैक्टर समझ चुके हैं, यानी पहले 12th क्लास से गुजर चुके हैं, और वो आपको एग्जैक्टली समझाएंगे कि इवेंट ऑफ फैक्टर कैसा एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है अगर उसे ठीक से ना समझा जाए। जो मैंने वे रखा है इवेंट ऑफ फैक्टर समझाने का वो बिल्कुल सिंपलेस्ट था, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप याद ही करना चाहते हैं कि कब लगाया जाए कब ना, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाया जाए, मतलब इतना मेरे को ना सोचना पड़े, तो आप फिर से एक बार जरा ध्यान से देखिए अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं ना। अगर मैं सॉल्यूशन पर काम कर रहा हूं, यानी मैं सॉल्यूशन का, जिसमें कि सॉल्वेंट होता है, कोई भी सॉल्वेंट चल सकता है, और एक सोल्यूट होता है, और अगर आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूट सॉल्वेंट है, जैसे मान लो वाटर है, और वाटर में आपने ऐसा सोल्यूट डाला जैसे यूरिया, ग्लूकोज, ये टूटते नहीं है अंदर जाकर, मतलब अगर 1 मोल पार्टिकल डालोगे तो अंदर टूटकर वो 1.5, 2, 2.5 नहीं होने वाले हैं, जितने पार्टिकल डालोगे अंदर उतने ही रहेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले सीधे सीधे लगा देने जैसे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करना है, फॉर्मूले ठीक से काम करेंगे, फॉर्मूले ठीक काम करेंगे, कोई चेंज नहीं करना होगा। कब? इनके केसेस में, या ऐसे और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अधिकतर क्वेश्चंस में लिखा आ जाता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं आता है तो ऐसे फॉर्मूले दिए होते हैं, इन्हें देखकर ही पहचान में आ जाता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। प्रॉब्लम कब आएगी कि आई कब लगाना है। सोल्यूट जो डिसोसिएट होगा उनमें मोलर मास कम आता है, इसके 2 केस हैं, आपको पता है मोलर मास में चेंज आ जाता है कैसे, लेकिन सोल्यूट जो डिसोसिएट होगा, जैसे ये डिसोसिएट होने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाते हैं, 1 मोल डालूंगा ना 2 मोल हो जाएंगे, 1 मोल डालूंगा 2 हो जाएंगे, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, 1 मोल डालूंगा 2 पार्ट, Mg अलग SO4 अलग, 1 मोल डालूंगा 3 पार्ट, 2 के 1 SO4। तो इन केसेस में आपको आई लगाना है, कितना आसान है इनमें, देखिए आई लगाना, डायरेक्ट आई लगा दीजिए। पीछे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसमें आई की वैल्यू दे रखी है कैल्शियम क्लोराइड की, उसमें भी आई डायरेक्ट लग जाएगा, यानी आगे कोई मतलब फॉर्मूला आप में कुछ भी निकालना चाहे फॉर्मूले में, बस आगे पहले क्या लगा लीजिएगा, आई, उसके बाद आप केबी को इधर ले जाइए चाहे उधर ले जाइए, बस यहां आप पहले आई लगाकर ही फॉर्मूले को करेंगे। मैं आपके लिए लिख देता हूं इसे, जैसे मुझे डेल्टा टीबी का एग्जांपल है, मुझे निकालना कुछ भी है लेकिन यहां पहले आई लगा लेना है, और अगर क्वेश्चन NaCl के लिए कर रहा हूं तो आई की वैल्यू 2 डाल देनी है, KCl के लिए 2, MgSO4 के लिए 2, K2SO4 के लिए 3। जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो, क्वेश्चन में लिखा आता है कंप्लीट डिसोसिएशन, और अगर ये है तो इनके केस में नहीं भी लिखा आता है तो इन्हें पहचानना होता है। अगर ये अल्फा 1 का मतलब कंप्लीट डिसोसिएट होता है ना, 100% डिसोसिएट,
अगर पूरी तरह डिसोसिएशन ना हो तो ये नहीं पता लगता है कि 1 मोल डाले हैं तो अंदर 2 मोल आएंगे या 3 मोल आएंगे, तो इसलिए आई नहीं निकल पाता। आपको पता है ना, आई में ऐसे लिखना होता है कि जैसे 50 मोल लिए थे, पूरी तरह टूट गया तो 100 मोल हो गए, तो 2 आ गया आई, आसान होता है ऐसे। लेकिन कब कठिन हो जाता है? जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो। तो फिर किसका यूज करना पड़ता है? अल्फा का। तो क्या इन्वॉल्व हो जाएगा फिर? अल्फा। तो अल्फा, अब आई निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, इनमें नहीं है, इनमें क्या है तो देखकर ही डायरेक्ट आई निकल जाता है। इनके लिए आई फॉर्मूलों से निकालना है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व डेल्टा टीवी, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ। ऑब्जर्व कौन सा डेल्टा टीवी होगा वो हमें देगा, जो न्यूमेरिकल में वो कहेगा कि जब हमने वाटर में ये वाला सोल्यूट डाला तो डेल्टा टीवी इतना ऑब्जर्व किया या डेल्टा टीवी इतना आया, तो वो हमें देगा। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पेपर पर कैलकुलेट करेंगे बिना आई लगाए, पहले समझाया ना मैंने। नॉर्मल मोलर मास जो फॉर्मूला जोड़कर निकलता है, जैसे H × 2 + S नॉर्मल तरीके से निकलता है। एबनॉर्मल मोलर मास जो आप फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, इनके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। सी इथेनॉइक एसिड के लिए फॉर्मूले से तुमने मोलर मास निकाल लिया और वो गलत आ गया बिना आई लगाए। आई का एक और फॉर्मूला याद है ना, अभी मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, तो मैं यहां इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस कंडीशन बताऊंगा। 1 - α + n अल्फा। n के बारे में याद दिला देता हूं, ये 2 पार्टों में टूटता है, एसिटेट आयन अलग, H+ अलग, तो यहां पर n 2 है। n अलग अलग हो सकता है, ज्यादा परेशान मत होइए, n इतनी वैल्यूज n की नहीं आती हैं। एसोसिएशन का केस होता है जब मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जैसे C6H5COOH एनसीईआरटी में दिया है, और इसमें 2 मोल लेता हूं मैं, तो ये जुड़कर हो जाता है C6H5COOH2, तो मतलब 1 बन जाता है, 2 मोल 1 बन जाता है। और वो भी ऐसा तब होगा जब ये पूरी तरीके से एसोसिएशन हो, अल्फा 1 हो, तो यहां भी अल्फा जरूरी नहीं है 1 हो, तो यहां आई का ये वाला फॉर्मूला लगता है। और बाकी ये 2 नहीं लगते हैं, ये तो 3 है ना, 1 2 3, ये 2 नहीं लगते ना, ये दोनों सेम रहेंगे इसके लिए, ये दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे एसोसिएशन के लिए, और ये डिसोसिएशन के लिए भी सेम है। ये वाला तीसरा फॉर्मूला एसोसिएशन और डिसोसिएशन में चेंज हो जाएगा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए।